नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, MPGK की टारगेट सीरीज का डेली लेक्चर अपलोड हो रहा है। अभी तक टोटल 37 लेक्चर मैं आपको अपलोड कर चुका हूं, जिसमें डेली हम 25 प्रश्न सॉल्व करते हैं। यानी आप समझ लो कि लगभग अभी तक 1000 प्रश्न हम PYQ के रूप में लगा चुके होंगे। अब देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यहाँ से रिपीटेशन होना बहुत ज़्यादा है। आप सभी को पता है कि 100% क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको देखने को मिलता होगा सर कहीं ना कहीं उसकी डिटेल से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगभग उन्हीं क्वेश्चन से। तो हम बहुत अच्छे से इसे पढ़ रहे हैं। तो मेरा यही मानना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखिए, साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ सभी का फ़ायदा हो सके। और मैं यकीन दिलाना चाहूँगा कि इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो देखिए, जिसने अभी तक 37 लेक्चर नहीं देखे हैं, वहाँ जाकर 37 लेक्चर को भी एक बार देखिए। जो नया स्टूडेंट है वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उन सभी को देख लो भैया, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, MP में 90 प्लस नंबर कभी स्कोर करना है आपको, यानी आपके 200 में से कभी आपको 180 नंबर स्कोर करना है, तो MP का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो MP के जो 90 नंबर आएंगे पेपर में, 90 नंबर का जो पूछा जाएगा वह इसी सीरीज से पूछा जाएगा। और ना यकीन हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको करंट अफेयर भी सॉल्व करवा रहा हूँ। यानी आप सभी को पता है, डेली 3 क्वेश्चन हम करंट अफेयर के सॉल्व करते हैं। तो करंट अफेयर भी आपका रिवीजन होता जा रहा है। बाद में मैं एक कंपाइल करके आपको वापस रिवीजन के तौर पर दूंगा। 9th यूनिट का ही बहुत जल्दी ऐसा ही एक मैं आपके लिए लेक्चर्स लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं कम से कम 300 से ज़्यादा PYQ प्लस आने वाले कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उन सभी पर मैं बात करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहें। परंतु अभी MPGK की टारगेट सीरीज को फॉलो करना ना भूलें। अभी इसके 38 लेक्चर हुए हैं, 38 लेक्चर और आएंगे, यानी आपके एग्ज़ाम तक इसमें डेली आपको पेपर देखने को मिलेगा। लगभग 75 क्लासेस MPGK टारगेट की आपके सामने देखने को मिलेंगी। तो इन 75 को आपको ने देख लिया कभी, 75 पूरी वीडियोस को, तो आपका यहीं से पेपर फंस जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर नंबर 37 के क्वेश्चन ऑफ द डे की हम बात करेंगे, जिसमें मैंने पहला प्रश्न पूछा था, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बत्तोबाई गुड़िया कला के लिए प्रसिद्ध है। तो भैया, बत्तोबाई गुड़िया कला ग्वालियर की एक प्रसिद्ध गुड़िया कला है, आपको याद रखना है। भीली गुड़िया कला अलीराजपुर झाबुआ से प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर था, मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक का नाम क्या था। तो मध्य प्रदेश के जो पहले पुलिस महानिदेशक थे उनका नाम था BP दुबे। ठीक है, अब जिन्होंने बीजी घाटे उत्तर दिया, जैसे अधिकतर लोगों ने बीजी घाटे को उत्तर दिया है, तो यह मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक थे। कौन थे भैया? महानिरीक्षक थे। जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस दौरान हमारे यहाँ जो पुलिस का मुखिया होता था उसे महानिरीक्षक कहते थे। परंतु 1982 से हमारे यहाँ जो पुलिस का प्रमुख होने लगा उसे पुलिस महानिदेशक बोला जाने लगा। तो 1982 में पहले पुलिस महानिदेशक कौन बने थे? तो BP दुबे बने थे। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, भील सामुदायिक रेडियो केंद्र, सर पहले तो ये बता दो सामुदायिक रेडियो केंद्र क्या होते हैं। देखो, सामुदायिक रेडियो केंद्र समूह आधारित या समुदाय आधारित रेडियो केंद्र होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो कि भील जनजाति, तो इनकी लैंग्वेज कौन सी है? भीली। तो भीली लैंग्वेज में यहाँ पर कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी हो या गाने सुनाने हो, उनकी परंपरा के बारे में बताना हो, सभी भीली लैंग्वेज में वहाँ पर प्रसारित किए जाते हैं। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी जनजातियाँ हैं उनके सामुदायिक रेडियो केंद्र बनाए गए, जिसके अंतर्गत जो अपना भील समुदाय का रेडियो केंद्र था वह 23 जुलाई 2011 जब चंद्रशेखर आज़ाद की 105वीं जयंती थी, तब मध्य प्रदेश सरकार ने झाबुआ, उस टाइम झाबुआ तो नहीं बोलूँगा, परंतु भावरा जो गांव है, कहाँ पर? भावरा, वर्तमान में कहाँ पर है? अलीराजपुर में। यहाँ पर भील सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना की थी। इसे वान्या के नाम से भी आजकल जाना जाता है। किस विभाग द्वारा की गई थी? तो इसको भी याद रख लेना कि यह
व आदिम जाति विभाग द्वारा इसकी आदिम जनजाति विभाग द्वारा इस रेडियो केंद्र की स्थापना की गई थी। अब देखो कुछ अन्य जनजातियों के भी हम रेडियो केंद्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पहले तो भील के ही आपको याद रखना कि भील का कहाँ कहाँ पर है। तो सर अभी आपने भील का बताया कि एक तो हो गया हमारा कहाँ पर, भावरा नामक गांव में। एक और हम बात करेंगे तो एक और यहीं पर है धार में। कहाँ पर देखने को मिलेगा? धार में। धार में नालछा नामक एक स्थान है, नालछा धार, यहाँ पर भी भील का सामुदायिक रेडियो केंद्र है। गोंड जनजाति की हम बात करते हैं तो गोंड का हमें कहाँ पर मिलता है? चिचोली बैतूल जिले में सामुदायिक रेडियो केंद्र है। ठीक है। फिर सहरिया, सहरिया का कहाँ पर है? तो सर श्योपुर में हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर? श्योपुर में एक स्थान है सेसईपुर, वहाँ पर हमें इनका सामुदायिक रेडियो केंद्र देखने को मिलता है। 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर देखो भैया उसके बाद ये जो सहरिया जनजाति का पहला सामुदायिक रेडियो केंद्र था सेसईपुर श्योपुर में। फिर देखो भैया बेगा का कहाँ पर देखने को मिलता है? तो बेगा का आपको मिलेगा डिंडोरी में और बालाघाट में। भारिया का कहाँ पर मिलेगा? तो भारिया का मिलेगा बिजोरी छिंदवाड़ा में। ये कौन सी जनजाति का है? भारिया जनजाति का है। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रख लेना क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाने हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। मध्य प्रदेश में कन्या अभिभावक पेंशन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो देखो भैया कन्या अभिभावक पेंशन योजना, यानी यहाँ पर अभिभावक आ रहा है यानी पेरेंट्स की बात कर रहा है। तो जिन भी पेरेंट्स की जिनकी उम्र कितने 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है और उनकी केवल जो पालन पोषण करने के लिए केवल एकमात्र बालिका हो यानी एकमात्र पुत्री हो, उन लोगों के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत आपको हर महीने कितने 600 रुपये प्रदान किए जाते थे। कितने? 600 रुपये प्रदान किए जाते हैं। थे क्या? प्रदान किए जाते हैं। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2013 को शुरू की गई थी। ठीक है। और विभाग कौन सा है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, अधिकारिता मंत्रालय या विभाग, साथ ही कौन सा? दिव्यांगजन विभाग। इसके द्वारा इस योजना को संचालित किया जा रहा है। तो कब शुरू की गई थी? 2013 में। आपको याद रखना है जिसकी केवल एकमात्र पुत्री हो उन पेरेंट्स को यह योजना के थ्रू क्या दिया जाता था? लाभ दिया जाता था। कितने रुपए? तो 600 रुपये हर महीने इस योजना के तहत दिए जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो देखो भैया किसान कल्याण योजना की हम बात करते हैं तो यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जैसे प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना आप सभी ने सुन रखी होगी, तो उसी में एक है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। यह योजना 25 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है और साल भर में उन्हें कितने 6,000 रुपये मध्य प्रदेश सरकार देती है। तो याद रखना मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की है उसके तहत 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। कब? 25 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी और राजस्व विभाग इस योजना का क्या करता है? संचालन करता है। तो याद रख लेना इन सभी पॉइंट को। अगले प्रश्न पे आते हैं। माछ लोकनाट्य प्रमुख रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? आप सभी को पता है कि माछ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो सर उज्जैन जो जिला है वहाँ से माछ लोकनाट्य की क्या बताते हैं? उत्पत्ति बताते हैं। नाट्य यानी नाटक। ठीक है। यह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह सर मालवा का बहुत प्रसिद्ध है। मालवा का एक प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? तो उसका नाम है माछ। अब इसके बारे में एक और बात याद रखना है कि यहाँ मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य भी आप सभी को पता है। तो क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य है हमारा क्या? माछ। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बेड़ा घाट अवस्थित है? तो आप सभी को पता है बेड़ा घाट, जिसे सफ़ेद संगमरमर की भूमि भी कहा जाता है, यहाँ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें बहुत अच्छी हैं जिसको देखकर ऐसा लगता है कि यार भैया बिल्कुल धुएं की तरह पानी उड़ रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि बेड़ा घाट के नज़दीक ही हमें कौन सा जलप्रपात देखने को मिलता है? तो धुआंधार जलप्रपात हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, याद रखना। यहाँ के हम अन्य
स्थलों की बात करते तो यहाँ पर बंदर कूदनी, ठीक है, प्रसिद्ध है बेड़ा घाट के निकट ही। फिर यहाँ पर आपको और क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर सर थोड़ी ही आगे हमें मदन महल देखने को मिलता है, जिसे मदन शाह द्वारा बनवाया गया था। 64 योगिनी मंदिर हमें देखने को मिलता है यहीं पे, तो याद रख लेना इसे भी, ठीक है। फिर एक और बात याद रखना कि अभी हाल ही में, कब, अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर 2024 में यहाँ पर नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया था। अक्टूबर 2024 में नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो बेड़ा घाट में ही किया गया था, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखना। नर्मदा महोत्सव अक्टूबर 2024 करंट अफेयर है, पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भैया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से शुरू किया गया वृक्षारोपण अभियान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो भैया, मध्य प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था। कब किया था? सबसे पहले वो याद रख लो। तो 22 मई 2022 को, 22 मई 2022 को जो हमारे उस समय के या तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी चौहान, उनके द्वारा एक वृक्षारोपण अभियान, जिसका उद्देश्य क्या था, तो मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य था। तो इसके तहत उन्होंने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? तो अंकुर कार्यक्रम शुरू किया था। इसके तहत यानी अंकुर कार्यक्रम में क्या होता था, आप सभी को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। और इसमें क्या करना पड़ता था, अंकुर नामक एक इन्होंने एप्लीकेशन बनवाई थी। जो भी आप प्लांट लगा रहे हैं उसका फ़ोटो खींच के आपको क्या करना था, इस जो उन्होंने एप्लीकेशन बनवाई थी उसके ऊपर अपलोड करना था। जो भी व्यक्ति कभी अंकुर योजना में सफल या सर्वाधिक पेड़ लगाता था, उनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राणवायु पुरस्कार प्रदान किया जाता था। कौन सा? प्राणवायु पुरस्कार प्रदान किया जाता था। तो याद रखना, प्राणवायु पुरस्कार किस योजना के तहत दिया जाता है? तो अंकुर योजना, जो मध्य प्रदेश सरकार के वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, उसके तहत दिया जाता है, ठीक है। तो कभी आज भी ये योजना चलती है, आप अंकुर नामक जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लो और वहाँ पर जाकर के कर सकते हो, कुछ भी पेड़ लगाओगे उसकी फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हो। अब अगले प्रश्न पे जाओ। मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग ने मंगल दिवस योजना की शुरुआत की है? तो आप सभी को पता है मंगल दिवस कहाँ बनता है भैया, तो सर आंगनवाड़ी में बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है? आंगनवाड़ी में मंगल दिवस बनाया जाता है। तो यह मंगल दिवस और आंगनवाड़ी कौन संचालित करती है? तो महिला एवं बाल विकास उसे क्या करती है? संचालित करती है। तो याद रख लेना भैया कि मंगल दिवस किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बनाया जाता है हर आंगनवाड़ी में। अगले प्रश्न पर जाओ। मध्य प्रदेश के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? तो देखो भैया, शंकर दयाल शर्मा के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो शंकर दयाल शर्मा पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के। इनका जन्म भोपाल में हुआ था, ठीक है। 1952 से लेकर 1956 तक यह भोपाल के क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे। क्या रहे थे? भोपाल के मुख्यमंत्री रहे थे। फिर उसके बाद यह भारत के 9वें राष्ट्रपति बनते हैं। कौन से राष्ट्रपति बनते हैं? भारत के 9वें राष्ट्रपति बनते हैं ये, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। फिर देखो, शंकर दयाल शर्मा 3 राज्यों के राज्यपाल भी रहे। तो कौन कौन से राज्य थे? तो एक था महाराष्ट्र, दूसरा था पंजाब और तीसरा था आंध्र प्रदेश। इन 3 राज्यों के ये क्या रहे? राज्यपाल भी रहे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है? तो सर महाराष्ट्र दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। याद रखना भैया, आपके पेपर में ये सभी आते हैं। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी नई दिल्ली में, ठीक। अब अगले प्रश्न पे जाओ। अगले प्रश्न पे जाने से पहले आज भी आपका टेस्ट हुआ है, कौन सा? मध्य प्रदेश का भूगोल। उस टेस्ट को देने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लो और यहाँ पर जाकर आप मध्य प्रदेश के भूगोल का टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के लिए आपको जो हमारी टेस्ट सीरीज है केवल 99 रुपये में, उसे ज्वाइन कर लो। ज़्यादा महंगी नहीं है। इसमें आपको 20 FLT मिलेंगी, साथ साथ 15 टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। तो दोस्तों 99 रुपये ज़्यादा नहीं है, इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट ज़रूर होगा, ठीक है। अब 35 मॉक टेस्ट हैं, आप सभी को पता है, 20 FLT, 15 टॉपिक वाइज। आप देखेंगे इन टेस्टों को लगाकर तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ सर, एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। उसी के आधार पर इस सीरीज को पूरा तैयार किया गया है, ठीक है। तो सर जैसे आप सभी को पता है सिलेक्टेड हैं, तो उनके मार्गदर्शन में यह सभी टेस्ट सीरीज को हम बना रहे हैं। तो इसे ज़रूर ज्वाइन करो, इन्वेस्ट है, प्रॉफिट ज़रूर होगा, 100% प्रॉफिट होगा, मेरा तो यही मानना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ अगले प्रश्न पे चलने से पहले भी मैं आपको वो बता देता हूँ शेड्यूल। तो ये 35 टेस्टों का शेड्यूल रहा,
जैसे आप सभी को पता है कल आपका क्या होगा, टेस्ट नंबर 12 होगा जिसमें FLT 6 होगी, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना। 11 बजे आपके लिए अपलोड हो जाएगी क्या, FLT। तो जिस भी व्यक्ति को इसे ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन कर लो, ज़्यादा महंगी नहीं है। मत सोचो इतना कि मैंने 4 जगह की ले रखी है। आपको प्री में मेनली क्या किसकी तैयारी करना पड़ती है, ऑब्जेक्टिव की। तो जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाओगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, मेरा तो यही मानना है। तो यही कहूँगा कि भैया इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर कर लो। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में ओरछा अवस्थित है? तो देखो ओरछा कहाँ पर है, तो ओरछा सर निवाड़ी जिले में है वर्तमान में। ठीक है। ओरछा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह देव द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। यह जो ओरछा नगर है वह कहाँ पर, तो सर जो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और ओरछा में ही हमें बेतवा नदी के तट पर क्या देखने को मिलता है, कंचन घाट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निवाड़ी। अब देखो ओरछा में कुछ मैं प्रसिद्ध जगह बता देता हूँ। यहाँ पर है राम राजा मंदिर, आप सभी को पता होगा ये तो। फिर यहाँ पर है जहांगीर महल, क्या है यहाँ पर, जहांगीर महल भी है। चतुर्भुज मंदिर है यहाँ पर। फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है यहाँ पर। फिर देखो आपको पता है कि ओरछा को अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले ऐसा कहा गया है कि इससे क्या किसमें यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा सकता है, या टेंटेटिव सूची में अभी शामिल है यूनेस्को की। तो याद रख लेना, क्योंकि जो हमारा यूनिट 2 है उसमें यूनेस्को साइट्स के बारे में उन्होंने अलग से दिया है कि यूनेस्को साइट से हम पूछेंगे, तो पूछा जा सकता है यहाँ पर। अगले प्रश्न पे जाओ। किस वर्ष में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना जबलपुर में की गई थी, जो अब महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान के नाम से जाना जाता है? तो देखो भैया पहले तो यही याद रख लेना कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान या महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य संस्थान कहाँ पर है, तो जबलपुर में है। ठीक है। अब इसके ऊपर आते हैं, तो इसकी स्थापना होती है 1964 में। 1964 में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के नाम से इसकी स्थापना की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी। फिर इसका 1994 में क्या होता है, नाम बदलकर महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत संस्थान कर दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता होगा कि सर जो ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम है, कैसे संचालित करना है, रिसर्च करना है, इन सभी के ऊपर यहाँ पर काम होता है। अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? सत्य है पूछा है, तो भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा बनाया जाता है। सर डेली पढ़ा रहे हो आप, कितनी बार पढ़ाओगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। मैंने बताया था कब, मार्च, होली के महीने, होली के दौरान, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फागुन माह में। 7 दिवसीय त्यौहार है। ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज के समय से यह मेला लगता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में भील जनजाति रहती है, तो झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इन सभी जगहों पर भगोरिया उत्सव आयोजित किया जाता है। अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर पूछा है कि जो जनगणना 2011 हुई थी उसमें मध्य प्रदेश के जन्म दर और मृत्यु दर को कितना बताया गया था। तो आप सभी को याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जन्म दर थी 20.1% थी, और मृत्यु दर कितनी थी, 6.1% थी। तो दोनों को याद रख लेना, क्योंकि पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे। क्योंकि अब आपको लगेगा कि वो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया, तो सीधा सीधा प्रश्न वो पूछेगा बिल्कुल नहीं। तो कुछ इस प्रकार के ही प्रश्न उसे पूछना है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इसे भैया अपनी कॉपी में ज़रूर ऐड कर लेना। अगले प्रश्न पे आओ। मध्य प्रदेश के किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से कि भैया एक नर्मदा नदी की सहायक नदी हथनी। कौन सी सहायक नदी? हथनी। हथनी के ऊपर कौन सी परियोजना चलती है, उसे हथनी परियोजना भी कहा जाता था। ठीक है। बाद में उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना उसका नाम कर दिया गया। क्या किया गया था, चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना उसका नाम कर दिया गया था। यह परियोजना वर्तमान में अलीराजपुर में स्थित है। यह एक बृहद प्रकार की सिंचाई परियोजना है। बृहद क्या होती है, बृहद प्रकार की सिंचाई परियोजना? मैंने बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना में आपको पढ़ाया था। आपने नहीं पढ़ा हो तो भैया कोर्स एक बार ज्वाइन कर लो, नहीं तो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स डले हुए हैं, आप उन्हें भी जाके एक बार देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, तो वह है जोबट परियोजना।
जिसे हथनी परियोजना या जोबट परियोजना दो नाम से जाना जाता था। ठीक है, वर्तमान में यह परियोजना हमारे झाबुआ या अलीराजपुर में स्थित है। देजल देवड़ा परियोजना कहाँ पर है? तो सर खरगोन में स्थित है, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर बाघ परियोजना सर महाराष्ट्र में स्थित है, बाघ नदी पर। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की यह संयुक्त परियोजना है। देजल देवल परियोजना देवल और देजल जो नदी है उनके संगम पर बनी हुई है, तो यह खरगोन में स्थित है। याद रख लेना भैया, चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना के नाम से जोबट परियोजना भी उसे बोलते हैं, साथ साथ हथनी परियोजना भी बोलते हैं, और एक और उसका नाम क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना। यह तीन नाम से उसे जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। बाणसागर परियोजना कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो बाणसागर परियोजना की हम बात करते तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की यह संयुक्त परियोजना 4 बार बता दिया है। रेशो क्या है? 2:1:1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। यह किस नदी पर बनी हुई है? तो सोन नदी पर सर बनी हुई है, और शहडोल के देवलोंद नामक गांव में यह बनी हुई है। तो देवलोंद यहाँ पर इसके ऊपर बना हुआ एक बांध है। और सोन नदी की हम बात करते थे, यह गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। यह अमरकंटक अनूपपुर की मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ये सभी पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हरसी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो भैया हरसी परियोजना जो बनी हुई है वह पार्वती नदी पर बनी हुई है। ठीक है, याद रख लेना। बेतवा नदी पर सर कौन सी देखने को मिलती है? तो बेतवा नदी पर हमें राजघाट परियोजना देखने को मिलती है, या माता टीला परियोजना। सोन नदी पर अभी हाल ही बताया बाणसागर परियोजना देखने को मिलती है। केन नदी पर केन परियोजना देखने को मिलती है, और हाल ही में केन नदी पर ही दोधन बांध बनाया गया है। ठीक है, और केन नदी को आप सभी को पता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, फिर सिंध नदी के ऊपर मणिखेड़ा या मोहिनी सागर या अटल सागर बांध बना हुआ है। फिर बेतवा नदी की एक सहायक नदी है हलाली, उसके ऊपर अशोक सागर परियोजना बनी हुई है विदिशा जिले में। तो बहुत सारे पॉइंट मैं बार बार बता रहा हूँ, आप बस रिवीजन करते चलो भैया। मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपका रिवीजन होगा, और आपको इतने सारे फैक्ट याद हो जाएंगे ना कि आपसे कोई भी बच्चा पूछ लेगा या आपको पेपर में देखने को मिलेगा तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी कि सर ने हमें कुछ ऐसा बताया था। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे जाओ। जून 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश के विमानन विभाग के मंत्री कौन है? तो भैया 2022 मत करो, इसे 2024 कर लो। तो 2024 में जो है उनका नाम है मोहन जी यादव। मोहन जी यादव मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री हैं, साथ साथ मुख्यमंत्री हैं और विमानन विभाग के मंत्री भी हैं। तो याद रख लेना मोहन यादव के बारे में। नरोत्तम मिश्रा अब नहीं है। अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। मध्य प्रदेश शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्रीडांगन खेल एवं युवा कल्याण विभाग की एक योजना है। क्रीडांगन पंचायत एवं ग्रामीण विकास की एक योजना है। क्रीडांगन महिला एवं बाल विकास की एक योजना है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, क्रीडांगन की हम बात करते हैं तो यह पंचायत एवं ग्रामीण विकास की एक योजना है। इस योजना के तहत क्या किया जाता था? ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा दिया जाता था, कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पर भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी या अच्छे अच्छे जो प्लेयर्स होंगे वो बाहर निकल के हमें देखने को मिलेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? क्रीडांगन, जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा शुरू की गई थी, याद रखना। अगले प्रश्न पे आओ कि रंगत दोहा निम्नलिखित में से किस रंगमंच शैली से संबंधित है? तो देखो भैया, रंगत दोहा नया प्रश्न आया आज आपके सामने। तो रंगत दोहा किससे संबंधित है? तो माच नृत्य नाट्य से संबंधित है। रंगत दोहा यानी यहाँ पर क्या करते हैं, दोहे के रूप में कहानी कहते हैं और नाटक का मंचन किया जाता है। तो यही रंगत दोहा होता है जो कि माच से संबंधित है, आपको याद रखना है। अब आ जाओ भैया अगले प्रश्न पे चलते हैं। मामूलिया त्यौहार मुख्यतः किसके द्वारा बनाया जाता है? तो भैया मामूलिया त्यौहार कहाँ पर बनाया जाता है? मेनली बुंदेलखंड में बनाया जाता है। जैसे मालवा में संजा त्यौहार होता है संजा त्यौहार, जो कि मालवा की कुंवारी कन्याओं के द्वारा बनाया जाता है। ऐसे ही बुंदेलखंड में जो वहाँ की कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके द्वारा मामूलिया त्यौहार बनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे जाओ। द सर्च फॉर लंका किसकी कृति है? तो द सर्च फॉर लंका भैया मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की एक कृति है। इनका जन्म कहाँ पर होता है? यूपी के उन्नाव में होता है। इनके द्वारा मैंने आपको बताया था लोकमत नामक एक समाचार पत्र लिखा गया था। कृष्णायन एक महाकाव्य लिखा गया था। ये सभी पॉइंट मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। इन एन इरा इनकी क्या है? आत्मकथा का नाम है।
तो ये सभी पॉइंट मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ भैया। इनके द्वारा एक शारदा पत्रिका भी लिखी गई थी, तो इन सभी पॉइंट को याद रखना। डीपी मिश्र लिखे आते हैं कहीं पर, द्वारिका प्रसाद मिश्र भी लिखा आता है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। बालकृष्ण सर्वनवीन शाजापुर से संबंधित है, जिनके द्वारा उर्मिला कुआसी इस प्रकार की बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई। ठीक है, नंद द्वारा वाजपेयी भी हमारे यहाँ के साहित्यकार हैं। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस रियासत में 1931 में चरण पादुका हत्याकांड हुआ था? तो देखो यहाँ हुआ था कहाँ पर, छतरपुर जिले में। अब चरण पादुका हत्याकांड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सरजू दउआ। कौन थे? सरजू दउआ। अब उस टाइम अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। अंग्रेज़ क्या करते थे, इनके ऊपर टैक्स लगाते थे, इनके हर काम के ऊपर। तो टैक्स वृद्धि के विरोध में यहाँ पर क्या होता है, छतरपुर में उर्मिल नदी के तट पर इनकी मीटिंग होती है कि भैया हमें अंग्रेज़ों का विरोध करना है। तो उस दौरान यहाँ के जो वो थे कमिश्नर, उनका नाम था फिशर। तो फिशर क्या करता है, उसको फिशर को देखने को मिलता है यार अंग्रेज के विरोध में कुछ होने वाला है। तो फिशर आके इन सभी के ऊपर क्या कर देता है, गोलीबारी कर देता है, जिसमें लगभग 6 लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो देखो ऐसा कांड हमने कहाँ पर देखने को मिला था सर, जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी हमें यही देखने को मिला था कि लोग बाग मीटिंग कर रहे थे, उसके ऊपर अंग्रेज आकर गोलीबारी कर देता, जिसमें लोग शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही एक कांड था, इसलिए चरण पादुका हत्याकांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला वाला हत्याकांड भी कहा जाता है। याद रखना कि नेतृत्व किसने किया था, सरजू दउआ ने, और उस दौरान वहाँ के कमिश्नर कौन थे, तो फिशर थे। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। परिमल रासो की रचना थी, तो परिमल रासो भैया आप सभी को पता है कि कालिंजर के राजा थे परिमल रासो। ठीक है, उनके ऊपर एक लेखक थे जागनिक ने परिमल रासो लिखी थी। ठीक है, फिर देखना जागनिक के द्वारा आला खंड की भी रचना की गई है, जो कि किसमें, वीर रस में लिखी गई है, और इसमें आला उदल की 52 कहानियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। विश्व की सबसे लंबी गाथा बोला जाता है आला खंड को। ठीक है, तो ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो भैया लाइव कोर्स चल रहा है, 50 दिन बचे हुए हैं, 1-2 दिन में आपके सामने नोटिफिकेशन भी दिखा जाएगा। तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, 1499 में, महंगा नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप 8839306361 पर कॉल कर सर से बात कर सकते हैं। पहले यह 2000 रुपये में था, परंतु न्यू ईयर चल रहा है तो न्यू ईयर का आपको ऑफ़र दिया जा रहा है 1499। तो 1499 में इसे खरीदना ना भूलें भैया। संजीवनी बूटी का काम करेगा ये कोर्स आपको। आप पूरा भी नहीं पढ़ पाए तो जितनी यूनिट आपको डाउटफुल है उन यूनिट को अच्छे से पढ़ देना। डेली 5 घंटे पढ़ोगे ना तो यह कोर्स आसानी से आपको क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करो। इसमें रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है आपको, PDF मिल रही है, स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, सभी आपको प्रदान किए जाएंगे। तो 1499 में महंगा नहीं है, मेरे हिसाब से आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। देखो इसके बारे में आप एक और याद रख लेना कि जो चरण पादुका हत्याकांड हुआ था वह कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1931 में हुआ था। ठीक है, कल का एक डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि लोगों के मन में आ रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को जो साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था वह 1955 में दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखो 1954 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड देने की घोषणा की गई थी और इन्हें 1955 में साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था। ठीक है, तो याद रख लेना, 1955 आए तो 1955 लगा देना, 1954 आए तो 1954 लगा देना। ठीक है, अब लोगों का यह कहना है कि 1955 में दिया गया, तो आप 1955 टिक लगा के आ जाना। 1955 ऑप्शन नहीं मिले तो 1954 लगा देना। ठीक है, अब आ जाओ भैया करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो भारत की पहली सोलार सिटी कौन सी है, तो आप सभी को पता है रायसेन में स्थित सांची मध्य भारत की पहली सोलार सिटी या मध्य प्रदेश की पहली सोलार सिटी बन चुकी है। सोलार सिटी यानी क्या, यहाँ पर जितनी भी विद्युत का या बिजली का उपयोग किया जाता है वह सभी किससे उत्पादित है, तो सोलार प्लांट से उत्पादित की जाती है। अगले प्रश्न पे जाओ। जगदीशपुर किस शहर का नया नाम है, तो आप सभी को पता है कि भोपाल रियासत की पुरानी राजधानी कौन सी थी, इस्लाम नगर, और इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, वर्तमान में जगदीशपुर किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस्लाम नगर। अगले प्रश्न पे आ जाओ। मध्य प्रदेश की किस जनजाति की चित्रकला को GI टैग दिया गया है, तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला को क्या दिया गया है, GI टैग दिया गया है।
जीआई टैग क्या होता है, मध्य प्रदेश में कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, इसके ऊपर मैं आपके लिए जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। कैसा लगा आज का लेक्चर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर देके जाइएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बाघ कला के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव कौन थी। ठीक है, तो दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम वापस से मिलेंगे, संडे कल है तो वहाँ आपके लिए रिवीजन डे है। तो जितने भी लेक्चर आपने कभी रिवाइज नहीं किए हैं हमारी इस सीरीज के, उनको आप जाके रिवाइज कर लो और लगातार पढ़ते रहो भाई। अब टाइम आ चुका है 15-16 घंटे रेगुलर पढ़ने का, सिलेक्शन लेना है, तो 15-16 घंटे में इस सीरीज को ज़रूर आपका फॉलो करना है। ठीक है, अब मिलेंगे हम कल वापस से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।